वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होगा उसके बारे में। हालांकि ये केवल ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर ही नहीं होगा, इसमें बहुत सारी जानकारी भी आप पाएंगे। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो चुकी हैं, जिसमें हमने शुरुआत का जो एक प्रकार से लगभग हमने चर्चा करी थी। शुरुआत में हमने क्या क्या बताया था आपको भाई। शुरुआत में हमने पहली वीडियो के अंतर्गत क्या चर्चा किया था। पहली वीडियो में हमने लगभग 4 इकाइयों के बारे में चर्चा कर लिया था, जिसमें हमने हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जाना था और हिंदी गद्य की जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उनका संक्षिप्त परिचय जाना था, जिसमें कहानी, नाटक, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, व्यंग ये सब शामिल थे। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड इकाई थी उसमें हिंदी उपन्यास में हमने झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा एक प्रकार से जी द्वारा जो रचित है झांसी की रानी नामक उपन्यास, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करी। उसके बाद में हिंदी कहानियों पर हमने चर्चा करी है चौथी इकाई में। उसमें हमने पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद के बारे में चर्चा करी, पाजेब कहानी जयनंद के बारे में चर्चा करी, गैंग्रीन कहानी यज्ञ के बारे में, पर्दा कहानी यशपाल ने लिखा है, तीसरी कसम कहानी इसको मारे गए गुलफाम भी कहा जाता है तो फणीश्वरनाथ रेणु की है, पिता कहानी ज्ञानरंजन की है। तो ये 6 कहानियाँ लगभग आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने पहली वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर दिया है। उसके बाद में आई दूसरी वीडियो में हमने इकाई जो है 5 और इकाई 6 के बारे में चर्चा करी है। और इकाई 5 में हिंदी नाटक और एकांकी आपको पढ़ना है। हिंदी नाटकों की बात की जाए तो हिंदी नाटकों में आपको ध्रुव स्वामी नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ऐतिहासिक नाटक है, वो पढ़ना है। इसके अलावा एकांकी की बात की तो दीपदान एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है उपेंद्र नाथ हंस की। ये दोनों एकांकियाँ पढ़नी है, ये भी इससे भी रिलेटेड जो प्रश्न थे मैंने बता दिए थे। इकाई 6 और मतलब 5 और 6 हमने सेकंड वीडियो में बताया था। अच्छा, इकाई 5 6 जो है आपका वो हिंदी निबंधों से रिलेटेड है। हिंदी निबंधों में आपको लगभग 5 निबंध पढ़ने हैं। उसमें भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, इसको पढ़ना है। इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करी। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय द्वारा रचित, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्रा द्वारा रचित। तो एक प्रकार से ये 5 निबंध जो थे आपके पाठ्यक्रम में संकलित, इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। तो अब कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा इतनी इकाइयों से। अब बच रही थी आपकी 2 इकाई नंबर 7 और इकाई नंबर 8, ठीक है, यानी लास्ट। तो इसको हमने बताया था कि तीसरी वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसके बारे में बताएंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप जो इकाई नंबर 7 है अन्य गद्य विधाएं यानी प्रथम खंड वाला, जिसमें आप रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी अंश, रिपोर्टाज और व्यंग, यानी रेखा चित्र में आपका गिल्लू रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, उससे रिलेटेड प्रश्न। संस्मरण रेखा चित्र मतलब संस्मरण जो है एक प्रकार से में 30 बरस का साथी है रामविलास शर्मा द्वारा रचित, उससे बनने वाले प्रश्न। जीवनी अंश है कलम का सिपाही अमृत राय का है, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। रिपोर्टाज में ऋण जल धन जल जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। व्यंग है भोलाराम जीव नाम का शीर्षक है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है उसको, एक व्यंग है, जबरदस्त व्यंग है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां द्वितीय खंड में आता है आपका, उसमें यात्रा वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू और आत्मकथा शामिल है। अच्छा, यात्रा वृत्तांत में आपको पढ़ना है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की, तो उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके अलावा डायरी की बात की जाए तो एक लेखक की डायरी जो है ये मुक्तिबोध द्वारा रचित है, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की बात की जाए यानी साक्षात्कार जिसको कहते हैं, तो एक साक्षात्कार हुआ था पदम सिंह शर्मा, कमलेश और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बीच में, तो मैं इनसे मिला नाम से है, तो इसको हमको पढ़ना है। इसके अलावा आत्मकथा अंश है एक जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, तो उसको हमको पढ़ना है, यानी उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और ओवरऑल जो और भी जानकारी होंगी इससे रिलेटेड टॉपिक से या फिर उस चैप्टर से, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। यानी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, ये मैं बता सकता हूँ पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को एक प्रकार से आज की वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे, और निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे इस वीडियो को देखने के उपरांत। इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और बाकी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ और हैं उसको भी देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस हिंदी साहित्य का पढ़ने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट का कोर्स ले सकते हो। मात्र 100 रुपये में पूरी हिंदी साहित्य का कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। और सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, ये बात ध्यान रखेंगे।
अगर आपको कोर्स लेना है तो आप क्या कर सकते हो, 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सअप करके, ठीक है, आपको व्हाट्सअप करना है, बोलना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो मैं आपके पास एक QR कोड सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। गूगल पे, फ़ोनपे, जो कुछ भी आप चलाते हो उसी से स्कैन करके, या आप नहीं चलाते हो किसी दूसरे से आप सेंड करवा सकते हो पैसा, ठीक है, ऐसी बात नहीं। और बस उससे बोल दीजिएगा जिससे आप सेंड करवाएंगे कि जो है स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा और उसको हमारे पास यानी मेरे पास आप भेज दीजिएगा, ताकि ये पता चले कि आपने पे करा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर देंगे और तुरंत जो है, मैं वैसे तो मेरे पास ही आता तो मैं वैसे भी देख लूँगा, लेकिन जब स्क्रीनशॉट होगा तो एक प्रूफ होगा आपके पास, ठीक है। तो बिना स्क्रीनशॉट के आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे स्क्रीनशॉट आप हमारे पास सेंड करोगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप आसानी से सारे PDFs वगैरह उसी में पाते रहेंगे। ओके, तो चलिए, जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स ले लीजिएगा, सभी विश्वविद्यालयों से रिलेटेड है। और आपको बता दूं कि आप हमको जो है अलग अलग सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। आप जो है इंस्टाग्राम पर, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं हमारे छात्र छात्र हैं, प्लीज़ जो है इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले समय में अच्छी अच्छी, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपलोडेड भी है वहाँ पर। तो इंस्टाग्राम शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही है, आप सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। देखें, ये है आपका, शुरुआत के 6 मिनट तो लग गए मुझे इंट्रोडक्शन देने में, लेकिन इंट्रोडक्शन में ही आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हमने दे दी, क्योंकि जितने भी जानकारी मैंने सिलेबस डिस्कशन में शुरुआत में ही बता दिया, तो आपके जो है जुबान पर सिलेबस आपका रट गया होगा। मैंने इसीलिए इन तीनों वीडियो में शुरुआत से ही सिलेबस पूरा का पूरा बताते हुए वीडियो की शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि आप जब बार बार वही चीज़ सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक छाप पड़ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये सिलेबस में है। अच्छा, आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि गिल्लू जो है ये क्या है, किस विधा की रचना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लेता। तो आप बताएं, गिल्लू एक रेखा चित्र है, ठीक है, ये बात ध्यान है। किसने लिखा है गिल्लू? महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो ये चीज़ें आप जान पाते हो जब आप सिलेबस डिस्कस करते हो। लगभग आपके 10 से 15 नंबर तो आपके सिलेबस से ही प्रश्न जो है फंस जाते हैं एग्जाम में, अगर देखा जाए तो। और इसमें तो लगभग जो है 6 से 7 प्रश्न आपके सिलेबस से ही फंसने वाले हैं, बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि गिल्लू पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है, बताएं। संस्मरण में लिखा गया है, जीवनी में है, या रिपोर्टाज में है, या रेखाचित्र में है। अभी अभी मैंने क्या बताया, गिल्लू क्या है भाई, गिल्लू क्या है? गिल्लू एक संस्मरण विधा की, सॉरी, गिल्लू क्या है बताएं, गिल्लू क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। गिल्लू एक रेखाचित्र है, जीवनी है, या संस्मरण है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो गिल्लू क्या है भाई? एक रेखाचित्र विधा की रचना है। क्या है? रेखाचित्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न, गिल्लू नाम का जीव रखा गया था, बताएं। गिल्लू नाम किस जीव का रखा गया था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। गिल्लू नाम जो है किस जीव का रखा गया था? कौवा का, मोर का, खरगोश का, या गिलहरी का, बताएं। तो ये किसका रखा गया था भाई? किसका रखा गया था? तो गिलहरी का रखा गया था। गिलहरी को गिल्लू कहा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चले। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिन के समय गिल्लू कहाँ रहता था, बताएं। अपने झूले पर, पेड़ की डाल पर, कमरे की मेज पर, या कमरे की खिड़की पर। तो दिन भर अगर बात की जाए बिल्लू कहाँ पे रहता था भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो दिन भर गिल्लू की अगर बात की जाए तो दिन भर जो गिल्लू होता था ये कहाँ पर रहता था? पेड़ की डाल पर रहा करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब भी छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार गिल्लू आप रेखा चित्र को पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो मैं आपको इसको पढ़ाने का प्रयास कोर्स में पूरा करूंगा, आप परेशान मत होइएगा उसके लिए, ठीक है। तो गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था, फटाफट से बताएं। काजू खाता था, या बिस्कुट खाता था, चावल खाता था, या रोटी खाता था गिल्लू? तो गिल्लू क्या खाता था भैया? गिल्लू का प्रिय भोजन जो था वो क्या था? काजू था। गिल्लू का जो है प्रिय भोजन क्या था भाई? काजू था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से महादेवी वर्मा जी को गिलहरी का घायल एक बच्चा मिला था सोनजोही लता में, कौवे से बचने का प्रयत्न कर रहा था, और उसी जो है कौवे उसे पकड़कर खाना चाहते थे और उसको घेरे हुए थे, और गिलहरी का बच्चा, और एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं चूंकि वो एक प्रकार से क्या था, वो पुल्लिंग था, इसीलिए उसको गिल्लू नाम दिया किसने? महादेवी वर्मा जी ने उसको पकड़ करके। और एक प्रकार से आप देखेंगे गिल्लू जो है
महादेवी जी ने गिल्लू के घावों पर मरहम भी लगाया, हीटर से उसे गर्मी दी। मतलब कई प्रकार से गिल्लू महादेवी जी को, मतलब गिल्लू जो था इसको महादेवी जी अपने पुत्र की भांति प्रेम किया करती थी। इस प्रकार से उसको हर चीज़, खाना पानी खिलाना हुआ तो थाली में भोजन करता था वह, ठीक है। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल हुआ करती थी। तो ये एक प्रकार से गिल्लू के से रिलेटेड जो है रेखा चित्र था एक प्रकार से महादेवी वर्मा जी का। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 4 वर्ष की या 3 वर्ष की? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो गिलहरियों के जीवन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है भैया? वो होती है 2 साल की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आप बताएंगे कि सोनजूही जो लता है उसी के नीचे जो है गिल्लू की समाधि दी गई थी इसको, ठीक। तो इस प्रकार से गिल्लू जो है कहीं ना कहीं पे एक गिलहरी था, ये बात ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं पे उससे रिलेटेड किससे था? ये गिल्लू जो था रिलेटेड किससे था भाई? तो ये था रिलेटेड महादेवी वर्मा जी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है आपका आता है भाई संस्मरण। संस्मरण की बात की जाए तो आपके पाठ्यक्रम में जो संस्मरण संकलित है उसका नाम क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो गिल्लू रेखा चित्र आपके समझ में आ गया। वैसे महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था, समझ लीजिए महादेवी वर्मा जी के बारे में बनने वाले प्रश्न हो सकता है एक आध प्रश्न आपसे आ जाए। 26 मार्च को इनका जन्म हुआ था जो है महादेवी वर्मा जी का। 1907 ईस्वी का समय था। फर्रुखाबाद पड़ता है यूपी में ही, और फर्रुखाबाद ज़िले के, मतलब ज़िले में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। मृत्यु की बात की जाए महादेवी वर्मा जी की तो 11 सितंबर 1987 को मृत्यु हो जाती है। और सर्वश्रेष्ठ कवित्री थी महादेवी वर्मा जी। आप सभी को पता होगा हिंदी साहित्य के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ इनको माना जाता है, ठीक है, छायावाद के स्तंभों में से। प्रसाद पंदिराला और महादेवी वर्मा ये हिंदी के खास करके जो छायावाद युग है उसके स्तंभ माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के, और आधुनिक मीरा भी महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे। अच्छा, महादेवी वर्मा जी काव्य ग्रंथ भी लिखती थी और गद्य ग्रंथ भी लिखती थी। तो आप लोगों ने इनको काव्य में भी पढ़ा होगा, हिंदी काव्य में भी पढ़ा है, और हिंदी गद्य में भी आप पढ़ रहे हो उसके, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने इनके बारे में पढ़ा था और थर्ड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है। अच्छा, जो है काव्यों की बात की है, जो इन्होंने निहार नामक एक प्रकार से काव्य लिखा 1930 में, रश्मि लिखा 1932 में, नीरजा लिखा 1935 में, शांत गीत लिखा 1936 में, दीप शिखा लिखा 1942 में, यामा नामक रचना लिखी 1940 में, बड़ी फेमस रचना यामा, ठीक है। इस पर इनको पुरस्कार भी कई सारे मिले। और इसके अलावा सप्तपर्णा लिखा 1960 ईस्वी में। तो ये काव्य ग्रंथ थे इनके। निबंधों की बात की जाए तो श्रृंखला की कड़िया, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक ग्रंथ कुछ लिखे। तो ये निबंधों में इन्होंने मतलब कार्य किया। रेखा चित्र भी इन्होंने कई सारे लिखे, जैसे कि अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति के रेखाएं, मेरा परिवार, ये सब इन्होंने क्या लिखे हैं? ये सब रेखा चित्र लिखे हैं। संस्मरण की बात की है तो पथ के साथी नाम का संस्मरण लिखा है, और एक रेखा चित्र तो आप गिल्लू देख ही रहे हो। तो एक प्रकार से ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। अच्छा, इनको एक प्रकार से तमाम सारे पुरस्कार भी मिले हैं। इनको सक्सरिया पुरस्कार भी 1934 में मिला था। द्विवेदी पदक इनको 1942 में प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको 1943 में मिला। भारत भारती पुरस्कार 1943 में मिला। पद्म भूषण इनको 1956 में मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1979 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिलता है, और पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया 1988 में। यानी कि एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेखन कौशल इनके अंदर डेवलप हुआ था। और इनके टक्कर का मेरे हिसाब से तो कोई कवित्री आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो इनके टक्कर की आधुनिक युग में कोई नहीं एक प्रकार से हमारे ख्याल से आती हैं महादेवी वर्मा जी के टक्कर में। तो ये था महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब देखेंगे। अगला पॉइंट आपका आ चुका है। अगला जो है संस्मरण है 30 बरस का साथी, और 30 बरस का साथी इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। तो संस्मरण के लेखक कौन है इसके? तो भाई किसको? 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, इसको लिखा किसने है भाई? 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा भैया अमृतलाल नागर ने। 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, ये एक संस्मरण है, लिखा किसने है? लेखक नहीं है रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। कौन लेखक है भाई? अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 30 बरस का साथी किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा।
चूंकि यह क्या है भाई, चूंकि यह संस्मरण है और अमृतलाल नागर ने लिखा है इसके बारे में। अमृतलाल नागर की बात किया तो इनका जन्म 17 अगस्त को हुआ था 1916 ईस्वी में। गोकुलपुरा आगरा में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 23 फरवरी 1990 को हो जाती है इनकी, ठीक है, अमृतलाल नागर की। और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। प्रखर प्रतिभा रही, कठिन श्रम किया इन्होंने, लेखन के प्रति निष्ठा था इनकी एक प्रकार से शुरुआत से ही, और साहित्य सृजन के शिखर पर एक प्रकार से अपने आप को पहुंचाया। इनकी रचनाओं ने इनको साहित्य के शिखर पर पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके तो अमृतलाल नागर बड़े साहित्यकार हैं। इनका संस्मरण बड़ा फेमस है। कई सारी रचनाएं इनकी हैं, जैसे उपन्यासों में इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे, जैसे बूंद और समुद्र नाम का उपन्यास हो गया, महाकाल नामक उपन्यास, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघटों वाला मुखड़ा, एक नैमी सारड़े, मानस का हंस, और इसके अलावा खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ, ये तमाम सारे, नाच्यो बहुत गोपाल, ये तमाम सारे उपन्यासों की रचना करी इन्होंने। अच्छा, इनको पद्म भूषण भी मिला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया इनको, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अमृत और विष उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ओके। और बूंद और समुद्र उपन्यास के लिए इनको काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा बटुक प्रसाद पुरस्कार मिला है, ठीक है। और सुधाकर रजत पदक भी इनको इसी रचना के लिए मिला। यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका जो है रहा है काव्य कौशल और लेखन कौशल। कहानी संग्रह की बात की जाए, काव्य नहीं कहानी, मतलब गद्यात्मक रचनाओं में एक प्रकार से इनका ज़्यादा रुझान रहा, और काव्यात्मक रचनाएं ज़्यादा नहीं लिखी इनकी, मतलब कि रचनाएं लगभग इनकी आपकी गद्यात्मक रचनाएं ही मिलेंगी। कहानी संग्रहों में जैसे वाटिका हो गया, सुघोष हो गया, तुलाराम शास्त्री, पांचवा दास्ता, और इसके अलावा पीतल की परी, भरतपुत्र, नौरंगी लाल, सिकंदर हार गया, एक दिल हजार अफसाने, एटम बम, ये तमाम प्रकार के लिखा है कहानी संग्रहों को। नाटकों में भी इन्होंने नाटकों की रचना करी, जैसे कि नुक्कड़ पर ये 2 नाटक लिखे हैं, और खास करके बात की बात, चंदन बन, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा, उतार चढ़ाव, युगावतार। तो एक प्रकार से इन्होंने कई सारे नाटकों की रचना करी। व्यंग भी लिखा है, जैसे कि सेठ बांकेमल और नवाबी मसनद, ठीक है, हम फिदाए लखनऊ, ये तमाम प्रकार से रचनाएं इन्होंने मतलब व्यंग के रिलेटेड भी लिखी। चकल्लस हास्य व्यंग रचनाओं का संकलन है, ये भी इन्होंने लिखा। बाल साहित्य भी लिखा, अनुवाद भी कई सारे लिखे हैं। तो जैसे प्रेम की प्यास एक अनुवाद है इनका, 1937 ईस्वी में एक प्रकार से अनुवाद किया था इन्होंने, जो है किसका उपन्यास है भाई, तो एक प्रकार से मादाम बोंटी का अनुवाद किया था इन्होंने। जो है गुस्ताव फ्लोवर का उपन्यास है, उसका नाम है जो है मादाम बोंटी, उसी का अनुवाद है। तो ये रामविलास शर्मा से रिलेटेड आप देखते, रामविलास शर्मा की अगर बात की जाए तो उन्हीं मतलब 30 बरस का साथी बताते हैं, और इनके बारे में खास करके जानकारी अगर बात की जाए तो आगे चल करके हम चर्चा करते रहेंगे। 30 बरस का साथी, इसका सारांश भी हम समझेंगे, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझते हैं। देखें, अमृतलाल नागर की अगर बात की जाए तो प्रश्न क्या बना है आपसे, प्रश्न क्या पूछा गया भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा संस्मरण के लेखक कौन है, तो अमृतलाल नागर हैं। किस विधा की रचना, तो आप बताएंगे संस्मरण विधा की। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा किसे अपना गुरु मानते थे, अमृतलाल नागर को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो रामविलास शर्मा जो है ये अपना गुरु किसको मानते थे भैया, तो ये मानते थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रामविलास शर्मा क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा से कौन कहता था कि यह डॉक्टर बनेगा, निराला जी कहते थे कि रामविलास शर्मा डॉक्टर बनेगा, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चकल्लस का पहला अंक कब निकला, चकल्लस नाग पंचमी में पहला अंक निकला, या बसंत पंचमी में, या रंग पंचमी में, या पांडव पंचमी में, बताएं फटाफट से। चकल्लस का पहला अंक कब निकला, तो चकल्लस का पहला अंक जो निकला था ये निकला था बसंत पंचमी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रामविलास शर्मा की निष्ठा और भक्ति किसके प्रति अटल रही है, हिंदी के प्रति, अंग्रेजी के प्रति, उर्दू के प्रति, या मराठी के प्रति। तो भाई रामविलास शर्मा की निष्ठा और भक्ति जो रही है वो किस भाषा के प्रति रही भैया, तो सभी को पता होगा हिंदी भाषा के प्रति रही। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रामविलास शर्मा जी ने किस सन में डॉक्टरी अर्जित की थी, बताएं किस सन में इन्होंने डॉक्टरी अर्जित करी थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
रामविलास शर्मा जी ने किस सन में डॉक्टरी अर्जित करी थी भाई? तो अर्जित करी थी इन्होंने 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अमृतलाल नागर रामविलास शर्मा को क्या कहकर पुकारते थे? पुलिस कहते थे, कोतवाल कहते थे, दरोगा कहते थे या कांस्टेबल कहते थे? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अमृतलाल नागर जो थे ये रामविलास शर्मा को क्या कहकर पुकारते थे भैया? तो ये इनको दरोगा कहा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निराला जी का प्रेम किसके प्रति अबाध और अगाध था? फटाफट से बताएं। अमृतलाल नागर के प्रति, रामविलास शर्मा के प्रति, राजा राम जी के प्रति या आज्ञे के प्रति? फटाफट से बताएंगे। निराला जी का प्रेम किसके प्रति अबाध और अगाध था? किसके प्रति था भैया? तो रामविलास शर्मा जी के प्रति था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने शौर्य, सच्चाई, ईमानदारी से संबंधित बातें किससे सुनी थी? बताएं। अपने पितामह से या अपने बाबा से या अपनी माताजी से या अपने पिताजी से? फटाफट से बताएंगे। तो रामविलास शर्मा ने शौर्य, सच्चाई और ईमानदारी से संबंधित जो बातें सुनी थी वो किससे सुनी थी भैया? अपने बाबा से सुनी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाकवि निराला जी किसको अपने बेटे की तरह स्नेह देते थे? रामविलास शर्मा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हरिशंकर परसाई को या इनमें से कोई नहीं? तो भाई महाकवि निराला जी जो थे वो अपने बेटे की तरह किसको स्नेह देते थे भैया? वो देते थे रामविलास शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर हो गई बात। इस प्रकार से आपने ये चीज़ें समझी। तो ये रामविलास शर्मा जी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मतलब खास करके जो आपको पढ़ना था संस्मरण। संस्मरण का नाम क्या है भाई? फटाफट से बताएंगे। संस्मरण का क्या नाम है जो संस्मरण अभी तक हमने चर्चा करी है? तो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित संस्मरण है। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। और 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, ये संस्मरण का नाम ही है पूरा, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा। ओके, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, अमृत राय का जन्म कब हुआ था? अमृत राय कौन है? अमृतलाल नागर अलग हैं और अमृत राय अलग हैं। अमृत राय जो हैं ये किसके पुत्र हैं भैया? तो अमृत राय जो है एक प्रकार से किसके पुत्र हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अमृत राय की अगर बात की जाए, अमृत राय किसके पुत्र हैं? फटाफट से बताइएगा जितने भी लोग देख रहे हो। अमृत राय किसके लड़के हैं? तो ये किसके पुत्र हैं भाई? तो अमृत राय जो है, अमृत राय किसके लड़के हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अमृत राय किसके लड़के हैं? अमृत राय बिल्कुल प्रेमचंद जी के। सही, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, प्रेमचंद जी के। ओके, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, अमृत राय का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताएंगे। अमृत राय का जन्म कब हुआ था? अमृत राय जी का जन्म की अगर बात की जाए तो 1921 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1921 में इनका जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1921 को जन्म हुआ था। वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। उत्तर प्रदेश में वाराणसी है। लमही एक गांव पड़ता है। प्रेमचंद जी का जन्म वहीं पर हुआ था। तो उन्हीं के लड़के हैं ये अमृत राय जी। ठीक है। मृत्यु अमृत राय जी की 14 अगस्त 1996 ईस्वी को हुई थी। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चलते रहे। प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में अपनी ख्याति अर्जित करी। और अमृत राय का विवाह जो हुआ था वो प्रसिद्ध कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी पुत्रा सुधा, मतलब उनकी पुत्री थी सुधा चौहान। उन्हीं सुधा चौहान से अमृत राय का विवाह हुआ था। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुना होगा, उनकी पुत्री थी सुधा चौहान। उन्हीं सुधा चौहान से प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के अमृत राय जी का शादी हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गई बातें। अच्छा, अमृत राय ने एक प्रकार से आप देखते हैं प्रेमचंद के छोटे पुत्र हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, और ख़ास करके अगर बात की जाए इनकी रचनाओं की तो तमाम सारी रचनाएं लिखी इन्होंने, जैसे कि बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख, भटियाली, जंगल, धुआं, जीवन के पहलू, तिरंगे का फन, इतिहास, सुबह का रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, अग्निशिखा, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, तमाम सारे लिखे इन्होंने। प्रेमचंद पर कई सारे चीज़ लिखे, कलम का सिपाही लिखा। ठीक है। हैमलेट का अनुवाद, मतलब हैमलेट का अनुवाद लिखा। सागर माथा तथा स्पार्टा लिखा। ये सब अनुवाद ग्रंथ भी लिखे हैं। आधुनिक भावबोध की संज्ञा, तो कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखने का प्रयास किया, मतलब कि किया अमृत राय ने, और लिखा अच्छे तरीके से, और निश्चित तौर पर अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते रहे।
और ख़ास करके कलम का सिपाही जो है हिंदी के जो है विख्यात साहित्यकार ने लिखा है, उसका नाम है अमृत राय, और इसी के लिए खास करके इनको 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कलम की सिपाही रचना लेखन के लिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कलम का सिपाही जो रचना है ये किसके जीवन पर आधारित है भाई? तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा। कलम का सिपाही जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, और उनके लड़के ने इस रचना को लिखा था, यानी कि अमृत राय जी ने। बात करते हैं अमृत राय के पिताजी का क्या नाम था? प्रेमचंद इनके पिताजी का नाम था। ओके, ये बात है, मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के हैं। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद मतलब कि कितने समय तक कानपुर में रहे? 2.25 साल, 3.25 साल, 4.25 साल, 5.25 साल? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मुंशी प्रेमचंद कितने समय तक कानपुर रहे? फटाफट से बताएंगे, कितने समय तक कानपुर रहे? 4.25 साल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताएंगे, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1880 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद जी की जो मृत्यु हुई थी भैया वो कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी प्रेमचंद जी की 1936 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 1936 में इनकी कहानी कफन का प्रकाशन हुआ, और आप देखते हैं एक उपन्यास भी इनका, उपन्यास का नाम आप सभी लोगों ने जाना भी होगा, गोदान नाम का उपन्यास है। हिंदी साहित्य में एक प्रकार से तबाही मचाने वाला उपन्यास, बहुत धाकड़ उपन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रेमचंद का असली नाम क्या था भाई? प्रेमचंद जी का असली नाम क्या था भाई, बताएं। धनपत राय, गणपत राय, या नवाब राय, या ये सभी? फटाफट से बताएंगे। तो प्रेमचंद जी का जो असली नाम था वो क्या था? प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद, या गणपत राय? तो प्रेमचंद जी जब उर्दू में लिखा करते थे, चूंकि ये उर्दू में भी रचनाएं इनकी हैं बहुत सारी, तो उर्दू में जब ये लिखते थे तो किस नाम से रचनाएं लिखा करते थे? उर्दू में ये नवाब राय के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सन में प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया? बताएं। तो किस सन में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था? 1910 में, 1915 में, 1918 में, या 1920 में? फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? तो लगभग 300 से अधिक कहानियां इनकी लिखी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर जो है, ये कहानियों का संग्रह है, इनके कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, या 6 भागों में? तो जो मानसरोवर है कहानियां, जो प्रेमचंद जी की मानसरोवर एक प्रकार से उसमें प्रकाशित है, मतलब मानसरोवर संग्रह से, तो इनकी कहानियां कितने भागों में विभक्त है? मानसरोवर जो है कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये 8 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते। क्लियर हो गई? सारी बातें क्लियर हो गई? प्रेमचंद जी की कहानी आपके पाठ्यक्रम में कौन सी संकलित है? पंच परमेश्वर संकलित है। बूढ़ी काकी कहानी बड़ी फेमस है, बड़े घर की बेटी कहानी फेमस है। ठीक है, और एक इनकी कहानी जो है कफन कहानी, बड़ी धाकड़ कहानी है। ये सब कहानी इनकी ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा जो है प्रेमचंद की और कहानियों की अगर बात की जाए तो उनकी कहानी से ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। आगे चला जाए, चले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है अगले चैप्टर से आपका। अगला चैप्टर क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अगला चैप्टर आपका क्या है? अगला चैप्टर है ऋण जल धन जल, एक रिपोर्टाज है। इसको लिखा है जो है हिंदी के आंचलिक साहित्यकार, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी इन्होंने लिखा है ऋण जल धन जल। ओके, और खास करके ऋण जल धन जल की अगर बात की जाए तो ऋण जल धन जल सूखा और अकाल के लिए रेणु जी का विचार एक प्रकार से इन्होंने व्यक्त किया है। जल की कमी या अभाव सूखे के कारण है, और इसके लिए ऋण जल और जल एक प्रकार से ऋण जल और जल की अधिकता या बहुतायत होना भी एक प्रकार से धन जल है, जो बाढ़ का द्योतक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं रिपोर्टाज का प्रकाशन जो होता है, आगे की पत्रिका थी उस समय प्रकाशित हो रही थी, दिनमान नाम की पत्रिका, उसी में कई किस्तों में प्रकाशन हुआ था इसका, इस पुस्तक का, ऋण जल धन जल का। और मुख्य रूप से आप देखते हैं 1975 में ये पुस्तक सामने आती है। ठीक है, और खास करके दक्षिण बिहार के सूखे व अकाल का वृतांत आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक एक प्रकार से व्यक्ति हैं, तो खास करके गांव से रिलेटेड कहानियां इनकी रहती हैं। और बिहार के सूखे के बारे में बताया इन्होंने 1966 ईस्वी में, और जो 1967 ईस्वी में पटना की विनाशकारी बाढ़ है उसका भी सजीव चित्रण इनकी रचना में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसी पर रिलेटेड पूरे का पूरा रिपोर्टाज इनका है।
और फणीश्वरनाथ रेणु जी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी को 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। स्थान, इनका जन्म का स्थान क्या है भाई, तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। बिहार का स्थान है एक हिगना, उसी हिगना नामक स्थान पर फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की तो 11 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। 1977 ईस्वी का समय था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं पे इनकी रचनाओं की बात की जाए तो ऋणजल धनजल 1977 ईस्वी में प्रकाशन में आता है। नेपाली क्रांति कथा 1978 में, श्रुति अश्रुत पूर्व ये रचना 1984 में प्रकाशन में आती है। एकलव्य के नोट्स और भी तमाम सारे रिपोर्टाज वगैरह लिखे हैं। कहानी संग्रहों में भी इन्होंने काम किया, जैसे ठुमरी कहानी इन्होंने 1959 में प्रकाशित करवाई। आदिम रात्रि की महक ये भी कहानी संग्रह है, 1967 में ही प्रकाशन हुआ। अग्निखोर कहानी 1973 में। तो एक प्रकार से आप देखते हैं उपन्यासों की अगर बात की जाए तो ये जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं खास करके बिहार से रिलेटेड थे। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। कहानी संग्रह भी इनके कई सारे हैं। ठीक है। और एक कहानी इनकी है एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में प्रकाशित हुई, बड़ी धाकड़ कहानी है। अच्छे आदमी कहानी संग्रह 1986 में प्रकाशन हुआ। कई सारा उपन्यास भी इनका है। मैला आंचल आप सभी को पता होगा, नाम सुना होगा मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये 1954 ईस्वी में प्रकाशन होता है इसका। इसके अलावा और भी तमाम सारे उपन्यास इनके, जैसे कि कितने चौराहे 1966 में प्रकाशन हुआ, परती परिकथा 1957 में, और जुलूस 1965 ईस्वी में, राम रतन राय, ठीक है, 1971 ईस्वी में कई सारे उपन्यासों की रचना करी। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि ऋणजल धनजल क्या है, एक रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज विधा की रचना है। और इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इससे थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि दोपहर में क्या सूचना मिली, बताने का प्रयास करेंगे। दोपहर में क्या सूचना मिली, मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, या घोल घर जल से घिर गया है, गोल घर, या कॉफी हाउस में पानी आ गया है, या कॉफी हाउस में पानी भरा है। फटाफट से बताएं। दोपहर में सूचना क्या मिली भाई, दोपहर में सूचना मिली, कौन सी सूचना मिली दोपहर में, कि गोलघर जो है वो जल से घिर गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैंगजीन कार्नर का मालिक कौन था, मैंगनीज कार्नर का मालिक कौन था, कृष्णा था, रामा था, मोहन था, या सोहन था। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कृष्णा, कृष्णा था। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु जी किस आसन की मुद्रा में आंखें बंद करके लेटे रहे, शीर्षासन, शवासन, या पद्मासन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी आसन में एक प्रकार से मुद्रा में आंखें बंद करके लेटे रहे फणीश्वरनाथ रेणु जी, तो वो आसन कौन सा था, शवासन, यानी कि एक प्रकार से मृत्यु के समान, जिस प्रकार से शव लिटाया जाता है। अगला प्रश्न, रेणु जी के निवास की पूर्व दिशा में कितनी मंजिला बिल्डिंग है, बताएं। रेणु जी के निवास की पूर्व दिशा में कितनी मंजिला बिल्डिंग है भाई, दुमहला है यानी 2 मंजिला, या 3 मंजिला है, या 4 मंजिला है, या 5 मंजिला बिल्डिंग है। फटाफट से बताएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु जी के निवास की पूर्व दिशा में खास करके कितने मंजिले की बिल्डिंग थी, तो कितने मंजिले की बिल्डिंग है भाई, 5 मंजिले की बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कितने मिनट बरस कर बादल छट गए, बताएं। 5 मिनट बरस कर, 10 मिनट बरस कर, 15 मिनट बरस कर, या 20 मिनट बरस कर, बताएंगे। कितने मिनट बरस कर बादल छट गए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कितने मिनट बरस कर भाई, तो 10 मिनट बरस करके बादल छट जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बचपन में फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रवृत्ति बाढ़ शब्द सुनने में कैसी थी, सामान्य सी, तीव्र सी, अदम्य सी, या भयानक सी। बाढ़ शब्द सुनते ही फणीश्वरनाथ रेणु क्या करते थे, किस प्रकार से रिएक्ट करते थे, तो एक प्रकार से तीव्र सा रिएक्ट करते थे। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीत की पंक्तियां रेणु जी के मन में गूंजने से क्या भीग गया, तकिया भीज गई, तकिए का गिलाफ भीज गया, यानी कि तकिए की जो खोल होती है वो, या ओढ़ने की चादर भीग गई, या गद्दे का कोना भीज गया। तो गीत की पंक्तियां रेणु जी के मन में गूंजने से क्या भीग गया भैया, क्या भीग गया था, तो उस समय क्या भीग गया था भाई, तो इनका एक तकिए का जो गिलाफ होता है वो भीज गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। गीत एक प्रकार से आप लोगों ने सुना भी, गीत कई सारे गीत हैं इसमें, आप जब ऋणजल धनजल पढ़ेंगे इसमें कई सारे गीत हैं। सावन भादो गीत में आप देखते हैं, उसमें सावन भादो गीत भी है कि काशी फूटल कसामल रे दैबा, बाबा मोरा सुधियो न लेल, और बाल भेल निर्मोहिया रे दैबा, भैया के भेजिया न देल, भैया भेल कचहरिया दे दैबा,
और भौजी बिसर कैसे गेल, ये सब आप देखते हैं जो है ये गीत इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि तमाम सारी चीज़ मतलब कि और भी तमाम सारी सहेलियाँ जो होती हैं वो सहेलियों से कहती हैं, नंदों सहेली तमाम सारी बातचीत होती है उसमें कि जो है हाँ रे सन सखिया सावन भादो केर उमड़ल नदिया भैया अइले बहिनी बोलौले ले सुन सखिया। इस प्रकार से इसमें आपको गीत मिलेगा। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में। तो ये था एक प्रकार से कुछ बढ़िया प्रश्न जो कि मैंने आपके समक्ष चर्चा करी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आकाशवाणी पटना के संवाददाता कौन थे। आकाशवाणी पटना के संवाददाता कौन थे भैया, तो कौन थे इस मतलब इसमें खास करके इस रिपोर्टाज के हिसाब से तो कौन थे HP शर्मा जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु जी की पत्नी का क्या नाम था। फणीश्वरनाथ रेणु जी की पत्नी का क्या नाम था भैया, फटाफट से बताएंगे। तो उनका नाम था क्या, लतिका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी। ओके, क्लियर हो गई बातें। अच्छा, आपसे पूछा गई भूमि दर्शन की भूमिका में कितने भाग ऋणजल धनजल में संकलित है, तो 6 भाग में संकलित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये था एक प्रकार से खास करके जो है रिपोर्टाज, जो कि किसका रिपोर्टाज है भाई, फणीश्वरनाथ रेणु जी का रिपोर्टाज था, ऋणजल धनजल। अब अगला जो चैप्टर आपका आ चुका है वो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित है। हरिशंकर परसाई एक व्यंग लेखक माने जाते हैं मुख्य रूप से, और इनकी व्यंग्यात्मक कहानी है एक भोला राम का जीव, और वही आपके यहाँ पर व्यंग रचना के रूप में, व्यंग विधा के रूप में शामिल हुई है। एक कहानी भी है ये खास करके, ठीक है, कहानी ही है लेकिन व्यंग है। ठीक है, कहानी के रूप में एक व्यंग है, और व्यंग खास करके हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधाओं में से अब आ गई है। तो व्यंग की बात की जाए तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है। हरिशंकर परसाई की खास करके अगर बात करें, इनका जन्म हरिशंकर परसाई जी का 22 अगस्त को हुआ था 1924 ईस्वी में। होशंगाबाद में हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश में पड़ता है होशंगाबाद। और मृत्यु जो उनकी हुई थी 10 अगस्त को हुई थी 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से व्यंग में ही सारी एक प्रकार से देखते हैं व्यंग पर मतलब हर रचनाएं इनकी व्यंग से रिलेटेड ही रहती हैं कहीं ना कहीं पे। किसकी, हरिशंकर परसाई जी की व्यंगकार है एक प्रकार से। और भोला राम का जीव एक प्रकार से ऐसी ही व्यंग है जिसमें भोला राम नाम का एक व्यक्ति होता है। वो खास करके क्या होता है कि एक सरकारी नौकरी होती है उसकी, और पेंशन नहीं मिली होती है उसको। उसी पेंशन के चक्कर में खास करके कई दिनों से मतलब कई सालों की पेंशन एक प्रकार से रुकी होती है, और उसी पेंशन के चक्कर में जो है वो वहाँ पर भटकता रहता है। लेकिन फिर अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में चित्रगुप्त और जो धर्मराज मतलब कि वो जो वहाँ पर यमराज बैठते हैं, वो लोग बातचीत करते हैं कि भाई धर्मराज अभी तक क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि दूत, चित्रगुप्त ने, कि दूत को तो भेजा है भाई, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तो एक प्रकार से आप दूत जो है 3-4 दिन से भोला राम की जीव को ढूंढ रहा है, लेकिन पृथ्वी पर कहीं मिल नहीं रहा है। वापस निराश लौट करके चला जाता है यमराज के पास की सरकार मिला नहीं वो। तो फिर नारद भगवान वहीं पर आते हैं कि भाई जो है चलते हैं, ढूंढते हैं। नारद भगवान आते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, चूंकि मृत लोक जना सर्वे नाना कलह समन्विता नाना यो संपन्ना पच्चनते पाप कर्म भी। तो नारद जी जो है मृतलोक पे हमेशा भ्रमण करने वाले प्राणी हैं, मतलब कि ऋषि मुनि हैं, और सभी की एक प्रकार से कष्ट को देखने वाले व्यक्ति हैं नारद जी। तो नारद जी की अगर बात की तो वो पृथ्वी पर आते हैं, विचरण करते हैं, तब वो ऑफिस वगैरह के चक्कर लगाते हैं, बहुत देर तक वहाँ पर भी बैठते हैं। घूस पात की भी बात होती है साहब से वहाँ के। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब एक जो सरकारी व्यवस्था होती है उसी सरकारी व्यवस्था पर एक प्रकार से ऐसा व्यंग किया है हरिशंकर परसाई जी ने कि मज़ा ही आ गया। जब इस कहानी को, अब छोटी सी एक प्रकार से व्यंग रचना है, जब आप पढ़ेंगे तो एकदम से मज़ा आ जाएगा। बाद में आप देखते नारद जो है नारद ने जब कहा कि अच्छा, जब वहीं पर नारद और भोला राम ये सब बातचीत करते हैं, तो नारद एक प्रकार से वहीं पर बातचीत करते हैं। तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, भोला राम उसी फाइल में से, जब फाइल आती है, साहेब मंगवाते हैं फाइल को, तो उसी फाइल से जोर से बोलता है भोला राम, बोलता है कि भाई कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या, ऐसे बोलता है। तब नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो। तो भोला राम का जीव बोलता है हाँ, आवाज़ आई है इस प्रकार से। नारद ने कहा मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई मुझे नहीं जाना,
मैं तो पेंशन की दर मतलब कि एक प्रकार से दरख्वास्तों पर अटका हुआ हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़ करके नहीं जा सकता। इस प्रकार से एक जीव एक प्रकार से पेंशन ना पाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त होकर के और उसी में भटकता रहता है। इस प्रकार से व्यंग करने का प्रयास जो वर्तमान सत्ता मतलब वर्तमान का एक प्रकार से जो राजनीति मतलब जो खास करके कार्यालयीय व्यवस्था है उसके प्रति, ठीक है। अब इसमें प्रश्नों की अगर बात की जाए तो हरिशंकर परसाई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हरिशंकर परसाई की रचना है, फटाफट से बताएं। हरिशंकर परसाई की रचना हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी या भूत के पांव पीछे हैं, बताने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं भाई? ये सारी रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की हैं। नागफनी मतलब रानी नागफनी की कहानी ये भी रचना इन्हीं की है। हंसते हैं रोते हैं भी रचना इन्हीं की है। भूत के पांव पीछे हैं ये भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान कौन अलॉट करते हैं, बताएं, मतलब कौन अलॉट करते हैं? स्वर्ग में नरक मिलेगा या जो है स्वर्ग मिलेगा, ये कौन सा व्यक्ति अलॉट करता है, कौन व्यक्ति निर्धारित करता है? धर्मराज या चित्रगुप्त या यम के दूत? तो कौन करते भाई, कौन करता है? ये सब धर्मराज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, किसके साथ भोला राम का जीव रवाना हुआ था? धर्मराज के साथ, चित्रगुप्त के साथ, यम के दूत के साथ या इनमें से कोई नहीं? तो भोला राम का जीव जो रवाना हुआ था यहाँ से किसके साथ रवाना हुआ था भैया? वो रवाना हुआ था किसके साथ? वो रवाना हुआ था किसके साथ रवाना हुआ था भाई? वो रवाना हुआ था यम के दूतों के साथ रवाना हुआ था, लेकिन बीच में ही चकमा दे करके निकल जाता है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किसे चकमा दे गया? यमदूत को, धर्मराज को, चित्रगुप्त को या नारद जी को? तो भोला राम का जीव जो है किसको चकमा देगा भैया? यमदूतों को चकमा दे करके निकल जाता है। इनके साथ चला तो था लेकिन चकमा दे करके निकल जाता है और फाइलों में उलझा रहता है। अगला प्रश्न है, किसने सारा ब्रह्मांड छान मारा? चित्रगुप्त ने, धर्मराज ने, यमदूतों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने भाई सारा ब्रह्मांड छान मारा लेकिन भोला राम का जीव मिला नहीं उसको? तो वो थे यमदूत। यमदूतों ने कहा आकर के उनसे, चित्रगुप्त और धर्मराज से, कि प्रभु हमने पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड छान मारा लेकिन भोला राम का जीव कहीं नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न कि किसके रिटायर होने की उम्र आ गई है? धर्मराज की, चित्रगुप्त की, नारद की या यमदूतों की? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। किसके रिटायर की उम्र आ गई भाई? किसके? चित्रगुप्त के रिटायर की उम्र आ गई है, ऐसा एक प्रकार से उसी में आपको कहानी मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारद जी को भोला राम के केस फाइल निकलवाने के लिए क्या रिश्वत देनी पड़ी? अपनी बीड़ा, अपना कमंडल या कुछ नहीं, या इनमें से कोई नहीं? बताने का प्रयास करेंगे। नारद जी को भोला राम के केस फाइल निकलवाने के लिए उनको जो नारद की जो बीड़ा थी, महती नाम की बीड़ा है, महती उसका नाम है उस बीड़ा का, उसी बीड़ा को दे दिया भाई रिश्वत। चूंकि यहाँ पर खास करके सरकारी मतलब उसमें जाएंगे तो रिश्वत खोरी बहुत ज़्यादा चलती थी, तो उसी पर व्यंग था एक प्रकार से। अगला प्रश्न था है कि रिटायर का क्या अर्थ है? सेवानिवृत्त हो जाना, सेवा करना या सेवा प्राप्त करना, इनमें से कोई नहीं। रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं और भी अगले प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला चैप्टर आपका कौन सा है भाई? अगला चैप्टर आप सभी लोग देखिएगा। अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर आपका कौन सा है? अगला चैप्टर है भाई आपका कौन सा चैप्टर है? मेरी तिब्बत यात्रा। कौन सा चैप्टर है? और अब लगभग आपका यहाँ पर जो है शुरुआत की जो प्रथम खंड वाला था गतिविधि वो समाप्त हुआ। अब इकाई 8 में आपने प्रवेश किया। इकाई 8 की बात की है तो आपके पाठ्यक्रम में क्या संकलित इकाई 8 में भाई? तो उसमें यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत में कौन सा? मेरी तिब्बत यात्रा। किसने लिखी है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए तो इनका जन्म 9 अप्रैल को हुआ था 1893 ईस्वी में। 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को पंडित राहुल सांकृत्यायन अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक प्रकार से नाम का शास्त्र लिखने वाले, ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्री, ठीक है, ये रहे हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। 1893 में जो है जन्म हुआ इनका। कहाँ पर जन्म हुआ था भाई? तो आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। पंदहा नाम का स्थान है, वहीं पर जन्म हुआ था। और बचपन का नाम इनके था केदारनाथ पांडे। और मृत्यु इनकी जो हुई थी राहुल सांकृत्यायन जी की 14 अप्रैल को हुई थी 1963 ईस्वी में, ठीक है। और खास करके हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित की उपाधि से विभूषित किया जाता है इनको। और ये बहुत भाषा जानने वाले व्यक्ति थे, ओके। और खास करके आप देखते हैं इनके तमाम सारे यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में लिखी, किन्नर देश में 1948 में, और घुमक्कड़ शास्त्र प्रकाशित हुआ 1948 में, राहुल यात्रावली 1949 में, यात्रा के पन्ने 1952 में, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 ईस्वी में, चीन में कम्यून 1959 में,
चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी में। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये या मतलब पूरा जीवन घूमते ही एक प्रकार से रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमे हैं ये। ओके, उपन्यास भी लिखे, जैसे कि उपन्यास में इनका उपन्यास है विस्मृत यात्री और 22वीं सदी जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, ये सब उपन्यास हैं। जीवनियाँ भी इन्होंने कई सारी लिखी, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी, माओ से तुंग की लिखी है, घुमक्कड़ स्वामी की जीवनी, मेरे असहयोग के साथी नामक जीवनी, जिनका मैं कृतज्ञ, ये तमाम सारी जीवनियाँ इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ये बात आप ध्यान रखें। आत्मकथा लिखी, मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में प्रकाशित है। तो कई सारी जीवनियाँ, आत्मकथा भी लिखी है। तो राहुल शंकरत्यान जो थे बहुत भाषाओं को जानने वाले थे, प्रकांड विद्वान थे, महापंडित कहा जाता है इनको इसीलिए, ठीक है। और इनकी रचना कौन सी है? मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तिब्बत जो है भारत के उत्तर में स्थित है और ये इस समय तिब्बत के एक प्रकार से किसके अधीन में है? चाइना के अधीन में है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत और चीन से लगती है तिब्बत की सीमा, लेकिन तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश होने के साथ साथ आप देखते हैं समुद्र से लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है ये। और खास करके आप देखते हैं तिब्बत में 2 महीने 11 दिन बिताया था राहुल शंकरत्यान जी ने, और अब चीन के कब्जे में तिब्बत है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या बन सकता है आपसे? प्रश्न है कि लेखक कहाँ की यात्रा पर गया था, फटाफट से बताएंगे। लेखक कहाँ की यात्रा पर गया था भैया? लेखक जो गया था वो तिब्बत की यात्रा के लिए गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा किस देश में की थी, बताएंगे। भिखारी भेष में, भिक्षुक भेष में, या अमीर आदमी के भेष में, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा किस भेष में करी थी भाई? किस भेष में ये तिब्बत को गए थे महापंडित राहुल शंकरत्यान जी? तो इन्होंने कौन सा भेष बनाया था भैया? भिखारी भेष बना लिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सबका मजा लेना चाहते थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, लेखक ने अपनी यात्रा भीख मंगों के भेष में क्यों की थी, बताएं। क्यों की थी भाई? क्यों की थी भिखमंगे की एक प्रकार से भेष में यात्रा, तिब्बत यात्रा क्यों करी थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए करी थी क्योंकि तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था और खतरनाक जगह पर डाकुओं से इसी भेष में जान बचाई जा सकती थी। इसीलिए खास करके इन्होंने तिब्बत यात्रा भिखमंगों के भेष में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लेखक ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी भाई? तो थोडला से, या पंचमेरा से, या घ्रिमेला से, या काठमांडू से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। लेखक ने अपनी यात्रा जो है कहाँ से शुरू करी थी? तो लेखक ने अपनी यात्रा जो शुरू करी थी वो धोडला से। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे। लेखक जो है लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण पिछड़ गया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? लेखक का घोड़ा थककर धीमा पड़ गया था, या लेखक का घोड़ा तेज चल करके गलत रास्ते पर चला गया था, या लेखक थक गया था इसलिए घोड़ा रास्ते में रोक लिया था, या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? लेखक का घोड़ा थक करके धीमा पड़ गया था इसीलिए ये अपने साथियों से पिछड़ गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। मुक्तिबोध तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं, आप सभी को पता ही होगा मुक्तिबोध के बारे में। प्रश्न ये आपका जो है क्या है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अगला जो आपका चैप्टर है उसका क्या नाम है? अगला चैप्टर है एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने लिखी है। और ये मुक्तिबोध की पर्सनल मतलब की डायरी है, डायरी है मुक्तिबोध की, खास करके पर्सनल बोले या नहीं, मतलब मुक्तिबोध ने स्वयं लिखी है, उनकी खुद की डायरी है मुक्तिबोध की। एक लेखक की डायरी शीर्षक है इसका। मुक्तिबोध की जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था भाई? प्रश्न ही पूछा गया मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर का डेट था, 13 नवंबर, ठीक है। 13 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर को जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। और श्योपुर पड़ता है, श्योपुर ये मध्य प्रदेश में है, श्योपुर, वहीं पर गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मृत्यु 11 सितंबर को हुई थी 1964 ईस्वी में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सॉरी। और गजानन माधव मुक्तिबोध की बात की है तो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रमुख समीक्षक भी हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी इन्होंने, उपन्यास भी लिखा है मुक्तिबोध ने। तो कहीं ना कहीं पे प्रगतिवादी और नई कविता से के बीच में मध्य कड़ी के रूप में कार्य करने का प्रयास मुक्तिबोध ने ही किया है। मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद इन सभी विचारधाराओं का अध्ययन किया और जिसका प्रभाव आप इनकी हर एक कविताओं पर देखेंगे।
तार सप्तक 1943 के कवि थे ये मुक्तिबोध जी। और तार सप्तकों का प्रकाशन कौन कर रहा था? अज्ञे जी कर रहे थे। आप सभी को पता होगा ये सारी चीजें। इनके काव्य संग्रहों की बात की जाए मुक्तिबोध के, तो इनकी काव्य संग्रहों में नाम आता है सबसे जबरदस्त चांद का मुंह टेढ़ा है। आज तक इनसे पहले किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी कि चांद का भी मुंह टेढ़ा हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहां तक कल्पना करी कि चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद से स्त्रियों के जो है मुख की तुलना करी जाती है, और उस चांद पर इन्होंने क्या लिखा कि चांद का मुंह टेढ़ा है। 1964 ईस्वी में लिखा इस रचना को। और इसके अलावा इन्होंने एक काव्य संग्रह और लिखा है, भूरी भूरी खाक धूल, 1980 ईस्वी में लिखा। कहानी संग्रहों में इनका एक कहानी संग्रह है काठ का सपना, और एक है सतह से उठता आदमी। ठीक है। इसके अलावा इनका उपन्यास एक है विपात्र नाम प्रकाशन, मतलब विपात्र जो है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आलोचना भी इन्होंने लिखी है, कामायनी पुनर्विचार लिखा 1961 ईस्वी में। नई कविता का आत्मसंघर्ष लिखा 1964 ईस्वी में। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा 1971 ईस्वी में। ये सब आलोचनाएं लिखी हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। इतिहास ग्रंथ की अगर बात की जाए तो इतिहास आगे बढ़ते हैं हम और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताएं। मुरैना में, मेरठ में, अलीगढ़ में या इटावा में? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर हुआ था? श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपसे और भी चीज़ें थोड़ा सा डीपली पूछी है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मुरैना में, इटावा में, मेरठ में, अलीगढ़ में? बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा मुरैना में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, बिल्कुल इन्हीं की रचना। कामायनिक पुनर्विचार भी इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई थी? बताएं। 1960 में, 1962 में, 1966 में, 1964 में? हमने बताया 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 11 सितंबर का डेट था। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? फटाफट से बताएं। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? माधव, राघव या रावेंद्र? फटाफट से बताएंगे। तो मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? बताने का प्रयास करें सभी लोग। मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था भैया? मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधव। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए गजानन माधव मुक्तिबोध इनका नाम पूरा पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रारंभिक रचना किसमें प्रकाशित हुई? करमवीर में या वीणा में या दोनों में प्रकाशित हुई? तो खास करके अगर बात की जाए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मुक्तिबोध की जो प्रारंभिक रचनाएं होती थी वो किसमें प्रकाशित हुई? जो प्रारंभिक रचना है किसमें प्रकाशित हुई भैया? तो मुक्तिबोध की जो प्रारंभिक रचना है वो प्रकाशित हुई थी करमवीर में भी और वीणा में भी। ऑप्शन नंबर इसका सी, मतलब कि सी लगा दीजिएगा, आ और बा दोनों में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक लेखक की डायरी किस सन में छपी थी? बताएं। एक लेखक की डायरी ये किस सन में छपी थी? किस सन में लिखी गई रचना है एक लेखक की डायरी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक लेखक की डायरी, एक लेखक की डायरी किस सन में प्रकाशित होने वाली ये रचना है? फटाफट से बताएंगे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी एक प्रकार से इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन जो हुआ था उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके 2 महीने के बाद में इनको मिला है। 13 प्रकरण भी हैं इसके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर कि मुक्तिबोध की प्रारंभिक रचना किस में प्रकाशित हुई? तो करमवीर और वीणा दोनों में प्रकाशित हुआ करती थी। एक लेखक की डायरी किस सन में छपी? तो एक लेखक की डायरी जो है ये किस में छपी थी भाई? किस सन में छपी थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये छपी थी 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध किस पत्रिका में छपी थी? वसुधा में, करमवीर में या वीणा में? फटाफट से बताएंगे, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध की जो रचना है ये डायरी है ये किस पत्रिका में छपी थी? तो ये पत्रिका का नाम क्या है भाई? उस पत्रिका का नाम है वसुधा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वसुधा एक साहित्यिक पत्रिका है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था। और मुक्तिबोध के मित्र के नाम आप अगर आपसे पूछे तो उनके मित्रों के नाम, शरद कोठारी इनके बड़े जबरदस्त मित्र थे। अटल बिहारी दुबे जी इनके बड़े अच्छे मित्र थे। प्रमोद कुमार वर्मा जी भी इनके मित्र थे, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी पूछ सकता है आपसे, चूंकि प्रगतिशील मतलब प्रगतिवाद से भी जुड़े रहे मुक्तिबोध जी। ठीक है, तो और नई कविता दोनों के बीच में, प्रगतिवाद और नई कविता के बीच की कड़ी का काम इन्होंने किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी?
35 में, 1936 में। ठीक है, ये आप प्रश्न जो है एक प्रकार से इसके बारे में विधिवत जानकारी लेकर के तब इसको एक प्रकार से कमेंट में लिखिएगा। ओके, आप लोगों का ये वर्क है कि प्रगतिशील लेखक संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे या कोई और था, आप बताने का प्रयास करेंगे। मैं वैसे बता रहा हूँ, आप लोग इस पर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, मेरी बातों पर विश्वास मत करिएगा जो मैंने अभी भी बात बताई है। आप इस पर थोड़ा सा आपका वर्क क्या है कि आप मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, आप मतलब मुंशी प्रेमचंद बोल रहा हूँ, आप प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में एक बार थोड़ा सा जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ एक प्रकार से यही नहीं भारतीय साहित्य के नहीं बल्कि विश्व साहित्य के लिए भी बहुत ज़बरदस्त देन थी उस समय। आगे बढ़ते हैं, अगला एक प्रकार से जो आपका जो है आपका आ रहा है रचना। अगली रचना कौन सी भाई? अगली रचना आपकी आ रही है मैं इनसे मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पदम सिंह शर्मा कमलेश, इन दोनों के बीच का इंटरव्यू है, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन सा? मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको लिखा एक प्रकार मतलब पदम सिंह शर्मा कमलेश, तो एक प्रकार से पदम सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा रचित एक प्रकाशित, इनके द्वारा प्रकाशित करवाया। तो मैं इनसे मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिला, तो मिले थे कौन? पदम सिंह शर्मा कमलेश। ओके, पदम सिंह शर्मा कमलेश की बात की है तो इनका जन्म 22 जनवरी को हुआ था 1915 ईस्वी में। बरी का नगला नामक स्थान है, मथुरा जिले में पड़ता है, वहीं पर। ठीक है, मृत्यु 5 फरवरी को हुई थी इनकी और 1974 ईस्वी का सन था उस समय। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो मैं इनसे मिला 1955 ईस्वी में जो है मतलब साक्षात्कार जो ये है इंटरव्यू, ये साहित्य संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और कुल मिलाकर के कमलेश की बात की है, इनका उपनाम है कमलेश पदम सिंह शर्मा जी का। काव्य संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं पदम सिंह शर्मा जी ने, जैसे कि तू युवक है, दूब के आंसू, धरती पर उतरो, एक युग बीत गया, ये सब काव्य संग्रह हैं। निबंध संग्रहों की बात की है तो साहित्यिक निबंध मणि, साहित्य संदर्भ एवं दिशाएं, और खंड काव्य भी लिखा है इन्होंने एक, उसका नाम है दिग्विजय। साक्षात्कार एक ही है इनका, मैं इनसे मिला, 2 भागों में प्रकाशित है पदम सिंह शर्मा जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले हैं। तो एक प्रकार से 2 भागों में विभाजित है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम भाग में आप देखते हैं गुलाब राय, रामनरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, महादेव वर्मा, शांतप्रिय द्विवेदी, यज्ञ, इन लोगों के बारे में। और द्वितीय भाग में आप देखते हैं इंद्र जो है विद्या वाचस्पति, रामेश्वर दास, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जैनेन्द्र, यशपाल, दिनेश, नंदनी डालमिया, नरेंद्र, रामेश्वर शुक्लंचल, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, इन लोगों से एक प्रकार से मिलने के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ें आपके समझ में थोड़ी बहुत आ रही होंगी, बाकी समझेंगे हम आगे चल करके। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या आपसे बन रहा है? प्रश्न बन रहा है कि डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश की इंटरव्यू रचना है, बताएं। इंटरव्यू रचना है, बातों बातों में इनकी इंटरव्यू रचना है, या एक प्रकार से बट गोपाल, या लेखक की जमीन, या मैं इनसे मिला। तो मैं इनसे मिला ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रचना के लेखक कौन है? यशपाल, अज्ञे, पदम सिंह शर्मा कमलेश, या बटरोही। तो कौन है? पदम सिंह शर्मा कमलेश ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस विधा की रचना है? तो ये साक्षात्कार विधा की रचना, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कार बोलो या इंटरव्यू बोलो, बात एक ही है। ओके, अगला प्रश्न, निराला जी के चरित्र की विशेषता है, फटाफट से बताएंगे। फक्कड़ स्वभाव के थे निराला जी, या अतिथि सत्कारी प्रवृत्ति के थे, या त्यागपूर्ण संयमी जीवन था इनका, या फिर ये सभी गतिविधियां या ये सभी जो है विशेषताएं रही हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो मैं इनसे मिला, मतलब कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर चरित्र की बात की जाए, निराला जी के चरित्र की विशेषता रही है खास करके, ये सारी विशेषताएं इन्हीं के जीवन की रही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निराला जी के अतिथि सत्कार को देख करके कौन चकित हुआ? पदम सिंह शर्मा, या अज्ञे, या महादेव वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। निराला जी के खास करके अतिथि सत्कार को देख करके जो इनसे मिलने के लिए गए थे पदम सिंह शर्मा जी कमलेश, तो इन्होंने एक प्रकार से इनकी बड़ी सेवा करी थी निराला जी ने, तो उससे बड़े ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निराला जी का जीवन निम्नतम स्तर के भारतीय जीवन का है या भारतीय का जीवन है, और ऐसा जीवन बिता करके इतनी ऊंची साहित्य साधना निराला जी कर सकते हैं, यह कथन किसका है? निराला जी का जीवन जो है निम्नतम स्तर के भारतीय का जीवन है, और ऐसा जीवन बिता करके इतनी ऊंची साहित्य साधना निराला जी ही कर सकते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन कहने वाले विद्वान है कौन? इस कथन को किसने कहा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसने कहा था? बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसको कहा था महादेवी वर्मा जी ने कहा था। किसने कहा था? महादेवी वर्मा जी ने कहा था। क्या कहा था? कि निराला जी का जीवन निम्नतम स्तर के भारतीय का जीवन है,
और ऐसा जीवन बिता करके इतनी ऊंची साहित्य साधना निराला जी ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रगतिवाद पर सबसे पहले मैंने लिखा, इसे कौन मतलब इसे कोई नहीं जानता, किसने कहा था? ये लेखक ने, निराला जी ने, भूषण ने या फिर अज्ञे ने, किसने कहा था? प्रगतिवाद पर सबसे पहले मैंने लिखा, इसे कोई नहीं जानता, ये किसने कहा था? इसको कहने वाले विद्वान हैं निराला जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दूसरे की चीज रखने में ऐसा सजग व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा, लेखक ने किसके बारे में कहा था? अज्ञे जी के बारे में, महादेवी वर्मा जी के बारे में या निराला जी के बारे में? तो निराला जी के बारे में कहा था लेखक ने कि दूसरे की चीज रखने में ऐसा सजग व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपने इनको समझा, मतलब इस चैप्टर को समझा। अगला आपका चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर है भाई? अगले चैप्टर से बनने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है इस पूरे के पूरे सिलेबस का आपके। उस चैप्टर का क्या नाम है भाई? उस चैप्टर का आपके नाम है जूठन। जूठन एक आत्मकथा अंश है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये आत्मकथा अंश किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ये उन्होंने लिखा है। ठीक है, वाल्मीकि जी की बात की जाए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून को 1950 ईस्वी में। और स्थापना मतलब स्थान जो है ये मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था, बरला नामक स्थान पर। मृत्यु 17 नवंबर को हुई थी 2013 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात की तो दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक हैं ये। और हिंदी साहित्य में दलित विमर्श के विकास में वाल्मीकि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और खास करके आप देखते हैं इनकी आत्मकथा है जूठन 1977 मतलब 1997 ईस्वी। इसी के कारण से हिंदी साहित्य जगत में पहचान और प्रतिष्ठा इनको मिलती है। इनके काव्य संग्रह भी हैं, जैसे सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते। कहानी संग्रह भी इनके लिखे हैं, जैसे कि सलाम, घुसपैठिए, आलोचना भी लिखी है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इन्होंने लिखा 2001 ईस्वी में। दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, ये भी इन्होंने लिखा। ठीक है, इस प्रकार से दलितों के बारे में इन्होंने लिखने का प्रयास किया। अच्छा, वाल्मीकि जी को कई सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं इसको लेकर के। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला 1993 में, परिवेश सम्मान मिला 1995 में, जयश्री सम्मान मिला 1996 में, कथाक्रम सम्मान मिला 2001 में, न्यू इंडिया बुक प्राइज मिली इनको 2004 में, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान मिला इनको 2007 में, न्यूयॉर्क में अमेरिका साहित्य भूषण सम्मान मिला 2006 में। तो वाल्मीकि की बात की जाए तो ये दलित साहित्य के महानायक बोले जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वाल्मीकि जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक प्रकार से कौन सी रचना है, मतलब कि इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में है जूठन। ये इनका एक प्रकार से क्या है, आत्मकथा का एक अंश है। ओके, क्लियर हो गई। अब हम प्रश्नों के बारे में समझ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, गाँव में ओम प्रकाश त्यागी का पता लेकर के उसके पास शहर में कौन आया था? सुखदेव सिंह, जयदेव सिंह, राम सिंह या श्याम सिंह? फटाफट से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गांव में ओम प्रकाश त्यागी का पता लेकर के उसके मतलब शहर से आया था मिलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि या ओम प्रकाश की अगर बात की जाए, ओम प्रकाश कौन सी परीक्षा में अपने सेक्शन में प्रथम आया था? कौन सी परीक्षा में अपने सेक्शन में प्रथम आया था? साप्ताहिक मतलब की परीक्षा में या मासिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में? तो किस परीक्षा में अपनी क्लास में टॉप आया था? तो वो परीक्षा कौन सी है भाई? अर्धवार्षिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राजेंद्र यादव संपादक हंस का निमंत्रण ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब मिला था? फटाफट से बताएंगे कब मिला था भैया। तो मिला था अप्रैल में 1993 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1962 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि किस कक्षा में पहुंचा था? छठी में पहुंचा था, 7वीं में पहुंचा था या 8वीं में या 9वीं कक्षा में पहुंचा था? तो 1962 ईस्वी में ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे किस कक्षा में पहुंचा था भाई? फटाफट से बताने का प्रयास, किस कक्षा में पहुंचे थे? तो 8वीं कक्षा में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ओम प्रकाश जो खाल लेकर के अपने चाचा के साथ बेचने गया था वह कितने रुपए में बिकी थी? 20 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में या 35 रुपए में? तो भाई वो बिकी थी कितने रुपए में? वो बिकी थी कितने रुपए में? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कितने रुपए में बिकी थी? 20 रुपए में या 10 रुपए में? तो बिकी थी लगभग 20 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में या 35 रुपए में? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक प्रकार से
जो है खाल लेकर के बेचने गया था वो अपने चाचा के साथ कितने रुपए में बिकी थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कितने रुपए में बिकी थी भैया? ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी एक प्रकार से क्या होगा, तो ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा ढूंढिएगा, बाकी इसके बारे में बता दूंगा जल्दी। ओके, इसको संदिग्ध रखिएगा, बाकी पूछा नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, दीपावली पर ओम प्रकाश के घर में किसका पूजन होता था? बताएं, दीपावली पर ओम प्रकाश के घर में किसका पूजन हुआ करता था? तो पूजन करता था किसका? जो है माई मदारन का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांव में जोहड़ के किनारे वाले मंदिर में किस महीने में पूजा होती थी? तो किस महीने में पूजा होती थी भाई? गांव के जोहड़ के किनारे वाले मंदिर में किस महीने पूजा हुआ करती थी? तो महीना कौन सा था भाई? आषाढ़ महीने में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ओम प्रकाश अपने संध्या स्कूल में कितने बच्चों को पढ़ाता था? तो ओम प्रकाश जो था अपने संध्या स्कूल में जो पढ़ाता था कितने बच्चों को? वो पढ़ाता था 5 से 10 बच्चों को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिताजी ने ओम प्रकाश को कहाँ जाने की इजाज़त दी थी? तो पिताजी ने ओम प्रकाश को खास करके जो है देहरादून जाने की इजाज़त दी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपका, ओम प्रकाश के मामा देहरादून में किस मोहल्ले में रहते थे? तो ओम प्रकाश के मामा देहरादून में जो है इंद्रेश नगर में रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इसको समझा, और बाकी ये क्लास आप लोगों के समक्ष आपकी आ ही गई होगी। हिंदी शायद BA थर्ड ईयर वालों के लिए है, प्रयोजनमूलक हिंदी, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र का BA थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जिन्होंने शिक्षा शास्त्र लिया है इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा प्राचीन इतिहास वालों ये देख लीजिएगा, वीडियो बहुत धाकड़ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जो दूसरा वीडियो है ये देख लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिएगा, मॉडल पेपर बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को रखा गया है। इसके अलावा समाजशास्त्र का मॉडल पेपर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य का प्रथम पार्ट देख लीजिएगा। इसके अलावा इतिहास यानी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो तमाम सारी चीज़ों का डिस्कशन मैंने कर दिया है, आप लोग तमाम सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में हर वीडियो को मैंने सेट कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। चलिए, गुड नाइट, आप सभी लोगों को गुड नाइट, और जल्दी आपकी क्लासेस और होती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू, सभी को गुड नाइट।